राहुल गांधी जाति जनगणना करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इस मांग पर बीजेपी अब अटैकिंग मोड पर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पहले अपना धर्म क्यों नहीं बताते। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि परसेप्शन की राजनीति से देश नहीं चलता। राहुल गांधी ने कहा कि प्रयागराज में राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान को लेकर तो पहुंच गए लेकिन अपने दादा की मजार पर नहीं जा पाए, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। सुनवाते हैं आपको गिरिराज ने क्या कहा है। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 3 बार चुनाव हारा और 100 की संख्या नहीं पार किया, वो कह रहा है मोदी जी कमजोर हो गए हैं, देखते हैं इससे झुके हुए हैं। मोदी जी तो सीना तान करके देश हित में काम कर रहे हैं। परसेप्शन की राजनीति से देश नहीं चलता। राहुल जी, आपसे आग्रह है, समय पर सब होगा। आप धर्म तो बता दें। आप संविधान लेके प्रयागराज पहुंच गए लेकिन अपने दादाजी के मजार पर नहीं जा पाए। अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आप गिरिराज सिंह को करीब से जानते हैं, ये थेथरोलॉजी क्या होती है, जरा पहले ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार के शब्द हैं थेथरोलॉजी। हमारे यहाँ थेथर है कि उसको कितनों गाली दीजिए, ढीठ हो जाना कहते हैं। ढीठ थोड़ा अच्छा शब्द, ढीठ विनम्र है। ढीठ थोड़ा अच्छा शब्द है। ढीठ का सुपरलेटिव। थेथर का मतलब हुआ कि आप धक्का दीजिए, मारिए, वही बोलता रहेगा वो। हाँ, तो वो को अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। तो वो थेथरोलॉजी शब्द उनका जो है बिहार के ये शब्द है। देखिए, मूल बात यह है कि उन्होंने एक संकेत दिया कि भाई अपने समय पर जाति जनगणना हो गई। इस पर जरा ध्यान दीजिए। जो वो बोल रहे हैं, अगर कैबिनेट मंत्री हैं तो अगर वो बोल रहे हैं तो ये शायद मोदी सरकार के अंदर इस पर विचार हो रहा है। शायद कुछ हो भी जाए तो वो भी तो वही बोल दिया अंत में आकर के होगी। देखिए, अगर राहुल गांधी की जाति, ये बात तो सही है कि राहुल गांधी कौन सी जाति बताएंगे, वो बात निश्चित रूप से इस देश में एक प्रश्न है कि भाई अगर उनके दादाजी क्या थे, दादी फिर क्या हुई, फिर उनके पिताजी क्या हुए, माँ क्या हुई, वहां से अगर किसी को हिंदू की जाति बतानी हो तो फिर उसकी जाति क्या होगी? नहीं, मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, शिव आराधना कर रहे हैं, उससे क्लियर नहीं होता। मैं इसका दूसरा बताता हूं। देखिए, सुनने में आपको असभ्य लगता होगा, लेकिन बात तो सही है ना। हमारे यहाँ जाति कैसे निर्धारित हुआ? अगर जाति है तो जाति हमारे पिता से निर्धारित होगा। तो उनके पिता किसके पुत्र थे और इनकी माता कौन जाति है? तो ये तो उसके हिसाब से निर्धारित होगा ना। उसके बाद खुद अपनी जाति को निर्धारित नहीं कर सकते। तो नहीं, जाति हमारे यहाँ जाति बदलने का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा। जाति हम नहीं निर्धारित कर सकते। ये था पहले, वो हमारे यहाँ की जो जाति उसके आगे है, लेकिन वो करेंगे नहीं। ना उसका वो क्या है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी जो जनगणना नहीं थी। वो आज यही तो गलत है कि हमारे यहाँ एक क्षत्रिय वैश्य हो सकता था, वैश्य क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था, और ऐसे रहे हैं। वशिष्ठ मुनि वेश्या के पुत्र थे, वो उनको दास होना चाहिए, शूद्र होना चाहिए, लेकिन लोगों ने माना उनको। कण्व ऋषि काले थे, उनको अनार्य कहा गया, लेकिन लोगों ने माना। ये तो मूर्खों का देश हो गया है, जो अपनी संस्कृति सभ्यता को जानने की बजाय, और जो अंग्रेजों ने बांटा, वोट के लिए देश को कुर्बान कर दो, उसको बांट दो, कुछ जानो ही नहीं, और सरकार उसके दबाव में आ रही है। तो वो एक अलग पक्ष है। आज की जाति में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जब लोग के गए कि जाति नहीं बदल सकती है। ये स्पष्ट है। चलिए, ठीक है। राहुल गांधी लगातार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या उत्तर है? मैं पूछ रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी नासमझी से वो एक निहायत ही फॉल्स और फार्स सर्वे करा दिया, जिसमें किसी जाति का क्या है। आप सुनिए, बिहार में 1.7% के पास इंटरनेट बता रहा है। वहां रिक्शा वाला मोबाइल से पैसे ले लेता है।
और सर्वे ऐसा दिया गया 7% को ग्रेजुएट बता देगा है। और बिहार के लड़के उस सर्वे में, बिहार के लड़के जो है देश भर में कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो एक निहायत ही फाव घर में बैठ के किया, उसको उदाहरण बनाया। सर देखिए टाइम बहुत कम है, जरा सा चूंकि लगातार राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इसलिए गिरिराज सिंह ने उन पर हमला बोला, लेकिन जाति जनगणना को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं वो भी सुनना बड़ा जरूरी है। सर, डेकेडल सेंसस का एक सवाल है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या उस पे कोई क्या? सर सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी से करो। जुड़ा हुआ एक और सवाल जब है। तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। जी हाँ? सर, इससे जुड़ा एक और वो सवाल का जवाब इसी में आ ही गया। मुझे मालूम है तुम नेक्स्ट क्या पूछने वाले हो, बैठ जाओ। समीर जी नेक्स्ट क्या पूछने वाला थे पत्रकार? देखिए बिल्कुल, जो सब जानते हैं कि भाई कि इसमें जातिगत जनगणना आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, अमित शाह जी समझ गए थे, तो उन्होंने कह दिया कि सबका जवाब मिलेगा। गिरिराज सिंह ने भी इस बात का जिक्र करा। और देखिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा के अंदर जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की वही वाला सवाल था बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने उससे रिट्वीट किया, आज गिरिराज सिंह पूछ रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से पूछने का अधिकार है सबका, लेकिन इससे पूछने से जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव राहुल गांधी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने नहीं वाला है। भारतीय जनता पार्टी को तो यह तय करना पड़ेगा कि आप जातिगत जनगणना करवाओगे कि नहीं करवाओगे। आप राहुल गांधी की जाति पूछते रहो, राहुल गांधी जातिगत जनगणना के ऊपर अटैक करते रहेंगे, उसकी बात करते रहेंगे, आपको आखिरी में आना ही पड़ेगा। या तो आपको जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी या नहीं करवाना पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी का आप देखिए मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया, जिस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान आया, और जिस तरीके से एक विपक्ष का जो प्रेशर सरकार के ऊपर है, समाज के अंदर जातियों का जो प्रेशर सरकार के ऊपर है, जिस तरीके से 2024 का परिणाम आया है, मुझे लग रहा है कि और जिस तरीके से अभी पेंशन को लेकर सरकार दबाव में आई है, तो इतने बड़े मामले में सरकार अपने मुद्दे पे भटके नहीं, मुझे संभावना कम लगती है। और आगे तय मानो कि सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, ये तय है। और लगातार ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। जाति की इस लड़ाई की एंट्री हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हो चुकी है। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से पहले ही सीएम पद को लेकर अब वहां पर खींचतान भी शुरू हो गई है। गुरुग्राम में कुमारी शैलजा के पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें शैलजा की फोटो लगाकर हरियाणा में दलित सीएम की मांग की गई है। कल एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा ने भी कहा कि हरियाणा में दलित सीएम बनना चाहिए। कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं। शैलजा की बयानबाजी और पोस्टर पॉलिटिक्स से हुड्डा खेमे में टेंशन जरूर बढ़ गई होगी, और साथ ही साथ हाईकमान के लिए भी एक सिरदर्द बन चुका है ये पूरा मामला, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच राजनीति में जो आंकड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है, 36 का आंकड़ा। हुड्डा जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है और कुमारी शैलजा हरियाणा में दलित समाज का एक बड़ा फेस मानी जाती हैं। कुमारी शैलजा ने सीएम पद के लिए दलित फेस की उम्मीदवारी को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं? ये भी एक सवाल आता है। इतना कॉन्फिडेंस हम में भी होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर आज के दिन ये कहें कि हम क्यों नहीं। आप असेंबली का चुनाव लड़ेंगी? मैंने पहले भी कहा कि मेरी इच्छा थी, मैंने लोकसभा से पहले भी कहा था कि मैं इस बार, क्योंकि सेंटर की पॉलिटिक्स काफ़ी की है, लोकसभा राज्यसभा, तो इस बार इच्छा थी कि स्टेट में जाकर काम करें। विजय जी, कास्ट पॉलिटिक्स की बड़ी बात हो रही है, राहुल गांधी बहुत उसमें एग्रेसिव भी है, कहीं उल्टा ये गले की फांस तो नहीं बनने वाली हरियाणा में? नहीं, इसका कास्ट पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। हाँ। ये तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी, बीजेपी भी इसी बात का इंतजार कर रही है। तो वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, वो तो शैलजा वर्सेस हुड्डा फैमिली को लेकर जो लगातार झगड़ा चलता रहा है, राजनीतिक झगड़ा, उसका ये है। और यदि चुनावों से पहले भी शैलजा जी आ गई, ये आपके ठीक है कि जाति के लिए फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई दलित चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना रहे आप, कैंडिडेट बनाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा पार्टी की इंटरनल जो डायनेमिक्स है ना, उसमें जो हरियाणा को आज लग रहा है कि कांग्रेस के लिए बेहतर स्थितियां हैं, वो नुकसान करेगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि क्या होगा। बाकी कास्ट पॉलिटिक्स पर तो भारतीय जनता पार्टी पूछेगी ना उनसे कि भाई दलित चीफ मिनिस्टर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, क्योंकि आपने ओबीसी चीफ मिनिस्टर, पिछड़ा चीफ मिनिस्टर बना रखा है इस समय, तो दलित चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए।
अब कम से कम गिरिराज जी के सवाल पर आप सवाल कर सकते हैं, भाई पर्सनल जाति पूछना तो ठीक नहीं है। हालांकि राहुल जी तो सबसे पर्सनल पूछते हैं कि भाई आपकी जाति कौन सी है। जात पूछने में क्या बुराई है अगर आप मानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि क्या कांग्रेस एक दलित चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है कि नहीं चाहती। नहीं, क्यों बनाना चाहिए? हर्षवर्धन जी, ये बीजेपी के लिए कैसी खबर है? नहीं, मैं तो कांग्रेस की बात, बीजेपी से इससे क्या लेन देना भाई। राहुल गांधी रायबरेली में सबसे ज्यादा कांग्रेस वाला पक्ष बता चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अब आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रायबरेली में कौन सी जाति है? सबसे ज्यादा पासी है वहां। लेकिन लड़ा कौन? राहुल गांधी। पासी का हक मार लिया, दलित का हक मार लिया, वरना वहां से रायबरेली से एक पासी सांसद होता, जैसे अवधेश प्रसाद जी हैं वैसे एक और कोई अपने साथी आते दलित जाति के, लेकिन वो नहीं करने दिया। दलित मुख्यमंत्री की जब बात करते हैं तो हुड्डा जी तो कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, क्यों नहीं शैलजा को अभी नाम घोषित कर देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिटिक्स है, कांग्रेस कभी भी दलितों ओबीसी के लोगों को आगे नहीं बढ़ाती रही, कभी नहीं बढ़ाती रही। किसी राज्य में आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने तेलंगाना में बात की, तेलंगाना में पूरी ओबीसी की बात की, किसको बना दिया? रेवंत रेड्डी को बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया दलित। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कब बनाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तब बनाया, कहा अच्छा चलो कोई नहीं मिल रहा है। पहले अशोक गहलोत को कोशिश की, कुछ किया, वो भी नहीं बनाना चाह रहे थे। वो तो राहुल गांधी ने कहा कि भैया हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो हमारा नैरेटिव नहीं चलेगा। इसको आप समझिए, उनको नहीं बनाया था, राहुल गांधी को बनाया था। राहुल गांधी चुनाव के बाद भाग खड़े हुए थे, सोनिया गांधी को फिर से बनना पड़ा था, सोनिया की जगह कोई मिल नहीं रहा था, तो अशोक गहलोत को सोचा बना के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री। वो लंबी कहानी है। तो खड़गे जी कोई मतलब जिसको कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी बनी थी उसमें बन गए, लेकिन फिर भी चलिए वो बन गए, ठीक है। और मैं चेहरा तो ही है, और बढ़िया होता राहुल गांधी जी कहें कल से नेता प्रतिपक्ष दलित होगा। कितने नेता प्रतिपक्ष दलित बनाए राहुल गांधी ने, बताइए। तो ये सब सवाल होंगे ना। तैयारी में राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में कोई दलित है, उसको बना देना चाहिए। ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी सवाल है जो शैलजा के बहाने आएंगे। चलिए ठीक है। हरियाणा में ये जो नई बात सामने आ रही है, हरियाणा से ये आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच तेजी से चल रही। सीबीआई का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। कल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। सीबीआई की टीम आज सुबह से संदीप घोष के अलग अलग ठिकानों पर रेड कर रही है। इस बीच पीएम मोदी ने कोलकाता में हुई दरिंदगी को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो अक्षम्य है। न महिलाओं के साथ अपराध करने वाले बचने चाहिए, न उनके मददगार। मोदी ने साफ किया कि जिस स्तर पर लापरवाही हुई है, ऊपर से नीचे तक मैसेज साफ साफ जाना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। तो जो भी इस मामले में मददगार हैं और जो लोग गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैसेज बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ साफ इस बात का ऐलान किया। लेकिन अभी जिस तरीके से जांच चल रही है, अभी एक लंबा वक्त गुजर चुका है, कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। अवधेश जी, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, इसका असर जो है दूर तक जाएगा? नहीं, अब जाहिर है कि वो अभी लखपति दीदी कार्यक्रम में वहाँ गए महाराष्ट्र के लिए या यहाँ जा रहे हैं, इसका असर दूर तक जाएगा। प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं कि जो दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, उसके प्रति क्या होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के आरोपियों और उनके यहां तक कि जो साथी रिश्तेदार थे जिनका थोड़ा बहुत सहयोग था, उन सबके साथ क्या किया है ये भी हमारे सामने है। प्रधानमंत्री की भूमिका देश में एक वातावरण बनाने की है। वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान देंगे तो महिलाओं को हर दृष्टि से आगे लाने, उनको स्वावलंबी बनाने, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने और समाज के अंदर उनके प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव पैदा करने के लिए नीति के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर और भाषण में उन्होंने बहुत काम किया है। सच्चाई सवाल यह है कि ये कब तक हम बात करते रहेंगे? समाज की ये जो इतनी बड़ी बुराई है ये कैसे खत्म होगी? नहीं तो देखिए पश्चिम बंगाल सरकार में किसी भी सरकार के किसी पार्ट ने एक बार भी वो बड़बड़ दुष्कर्म की शिकार होकर जान गंवाने वाली उस लड़की और उसके परिवार, चलिए सिर्फ पश्चिम बंगाल क्यों, अब जरा सा महाराष्ट्र चलते हैं। तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो हैं, उन्होंने बदलापुर में जो कुछ हुआ, यौन शोषण हुआ बच्चियों का, उस पर अपना गुस्सा जाहिर करते करते कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब विवाद हो रहा है। अजित पवार ने कहा कि जो भी लड़कियों पर हाथ डालता है उसे नपुंसक बना देना चाहिए, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाना चाहिए। सुनिए जरा उनको। माझ्या तर मनात वैयक्तिक आहे की अशा प्रकारची विकृत माणसं ज्यावेळेस आमच्या आई बहिणीला किंवा आमच्या मुलींच्या अंगावर हात टाकतात त्यावेळेस यांना पुन्हा असा काही कायद्याचा बडगा दाखवला पाहिजे की पुन्हा त्यांना तशा प्रकारचा विचार देखील मनात येता कामा नये। त्यांचं माझ्या भाषेत सांगायचं तर सामानच काढून टाकलं पाहिजे, परत नाहीच। हे केलंच पाहिजे। इतके नालायक काही लोक आहेत। युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला काय शिकवलंय आणि कशा पद्धतीने आज काही लोक नालायकपणा करतायत। आज कुठं कुठं काही घडतंय त्याच्याबद्दल अतिशय कडक आणि ठोस भूमिका या सरकारने स्वीकारलेली आहे। पीड़ित है हर्षवर्धन जी, ये जो बात कह रहे हैं, क्या भीड़ तंत्र को ही बढ़ावा दे रहे हैं अजित पवार? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि नेता कई बार मंचों पर ऐसी बात बोल जाते हैं। हाँ। अब ये तो हर किसी के मन में आता है ना, कोई ऐसा पापी है तो उसके साथ जिसको कहते हैं कि अधिकतम जो सजा हो। इसीलिए अभी पॉक्सो एक्ट में जो अभी नया लागू हुआ वो क्या है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी दी जानी चाहिए। एक तरीका होता है कि आपके मन की क्या भावनाएं हैं, लोगों का गुस्सा है, वो जनता का गुस्सा होता है। दूसरा, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं तो आपकी बात का तरीका अलग होगा। भीड़ के सामने इस तरह की बात करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से जायज है। हां, कड़ी से कड़ी सजा एकदम लिमिटेड टाइम फ्रेम में, क्या आज शुरू हुआ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन सजा दी जाए उसको। अगर सजा दी जाएगी तो शायद फिर ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कह के आप भीड़ को सिर्फ एक तरह से कहना कि उनके जो गुस्सा है उसको आप थोड़ा सा सहलाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये केवल पॉपुलैरिटी गिमिक है। जी समीर जी, एक चीज लेकिन मैं इसमें जोड़ देता हूं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बातें भी कर रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं, जिनको सजा मिल चुकी है, उनको पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, चुनाव होने वाले हैं इसलिए, और एक तरफ से ये पैगाम कि भाई महिलाओं के खिलाफ अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। तो ये इसके बारे में सर बताइए। देखिए, अजित पवार का बयान आया, इसके पहले और भी राजनीतिक दलों का बयान आया। मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दल इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, तो मैं तो राजनीतिक दलों से सिर्फ इतनी गुंजाइश करूंगा कि वो किसी भी इस तरह के आरोपी को जिसने महिलाओं के साथ टिकट न दे चुनाव के अंदर, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उसे बर्खास्त करे, अपने पार्टी के अंदर कोई पद न दे। अगर पार्टी इतना भी कर ले राजनीतिक दल, तो मुझे लगता है कि उनकी एक बड़ी सेवा होगी। आप देखिए, अजित पवार की पार्टी के, मैं आपको 5 उदाहरण दे सकता हूं आज की तारीख में, जो अजित पवार की पार्टी में बड़े पद पर बैठे हुए हैं और जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है। क्या अजित पवार उनको विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे? क्या अजित पवार ने उनको अपनी पार्टी से निकाला? कई उदाहरण है। सिर्फ मंच पे कह के बोल देना कि ऐसा कर देना चाहिए, आप अपनी पार्टी के अंदर स्वच्छता कीजिए। सारे राजनीतिक दल अगर इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है आधी स्थिति वैसे ही साफ हो जाएगी। ये दुराचारी जानते हैं कि हम कोई कर्म करके आए, हमारे वोट बैंक के कारण राजनीतिक दल हमें फिर टिकट देंगे, फिर हमारा महिमा वंदन करेंगे, फिर हम पार्षद बनेंगे, विधायक बनेंगे और सांसद बनेंगे, और राजनीतिक दलों की मजबूरी हमें वोट बैंक के लिए साथ मतलब में देना। आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ बदलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही चलेगा। विजय जी, आप? नहीं, मैं तो इसको पॉलिटिकल गिमिक मानता हूं कि ठीक है, लोगों के सामने अपने आप को हीरो बताने वाली जैसी बात है। और समीर जी कह रहे हैं कि छोटी बात है कि इतना सा तो कर दें कम से कम। मैं कह रहा हूं इतना करना तो फांसी दिलवाने से, अजित पवार साहब फांसी दिलवाने के लिए तो फिर भी तैयार हो जाएंगे।
उन जो आरोपियों को टिकट नहीं दिलवाना उनके लिए मुश्किल काम है, तो वो तो ज़्यादा मुश्किल काम है, वो बड़ी सजा है कि ऐसा वो कर सके, और वो तो पॉलिटिकल पूरी सफाई हो जाएगी ना, वो तो बहुत मुश्किल है। जो हर्ष जी ने कहा कि आप इसके लिए सीरियस रहें, आप बड़े मंत्री हैं, पद पर हैं, तो करें कि भाई फास्ट ट्रैक पर कैसे काम हो, उन लड़ाइयों के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, आप सरकार में हो, बदलापुर पर भी तो क्या क्या हुआ है उस पर कैसे कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं, और इसको एक एक चीज़ को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, शिंदे है, महाराष्ट्र में, ये तो सारा एक जनरल तरीके से कि हम कैसे महिलाओं को आपका स्टेट और मेरा स्टेट। हाँ, अवधेश जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अब इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है गुस्से में जरूर दिया जाता है, लेकिन न ये संभव है, कानून व्यवस्था न हो सकता है। मूल बात यह है कि सरकारों को ऐसा सिस्टम खड़ा करना जिसमें हमारी लड़कियां सुरक्षित हों, अगर स्कूलों के जो नियम कानून बने हुए हैं वो ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन पर निगरानी रखना। गलतियां तो यही हो रही है, और उसके बाद पुलिस संवेदनशीलता से काम करे, इसका वातावरण बनाए रखना। पूरी संवेदनशीलता वाला जो तो बाकी नहीं, बाकी काम तो होता है, लेकिन एक सतत, मेरा कहना है कि हर स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि से जितनी जगह अभी चिन्हित हो गए हैं पुलिस से लेके, उनके लिए एक ढांचा छोटा सा खड़ा होना चाहिए कि उसका काम अब वही रहे भारत में। वो स्थिति देश में नहीं। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गाड़ियों पर लिखा जरूर होता है, लेकिन उसका ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन कितना है, वो तमाम ये सारी जो वारदातें होती हैं वो सब हमें बता रही होती है।